हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम फिर से बायोलॉजी का बेटा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था किंगडम्स के बारे में। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस के बारे में। ठीक है, ये बेटा आपकी 12th क्लास में था, ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में कि बेटे हेल्थ क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा हेल्थ से रिलेटेड हम पढ़ेंगे बेटा जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है, इम्यूनिटी। ठीक है, व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ में, ठीक है, कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें डिसीजेस के बारे में पढ़ना है कि डिसीजेस कौन से ऑर्गेनिज्म क्रॉस करते हैं। ठीक है, डिसीजेस से प्रिवेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले बेटा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सबसे पहले हमसे पूछा है व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, तो बेटे ये डेफिनेशन याद कर लेना अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ क्या होती है बेटा? हेल्थ को डिफाइन किया जाता है, हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कंप्लीट क्या होना चाहिए? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ डिसीज की एब्सेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को हेल्दी जब ही माना जाएगा जब वो कंप्लीटली फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी हेल्दी हो। केवल और केवल ये ना हो कि इस पर्सन को डिसीज एब्सेंट है तो ये हेल्दी है। ठीक है, इस पर्सन को कोई डिसीज नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है तो ये हेल्दी है। नहीं, हेल्दी उस पर्सन को कहा जाएगा या हेल्थ उसे कहा जाएगा इसमें 3 पैरामीटर देखे जाएंगे। कौन कौन से? डिटरमिनेंट्स, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना। पहले पता है क्या था? पहले एक चौथा डिटरमिनेंट भी था जिसका नाम था स्पिरिचुअल। अब WHO ने स्पिरिचुअल को रिमूव कर दिया। WHO हेल्थ के 3 ही एक्सपेक्ट को मानता है। कौन से 3 एक्सपेक्ट को मानता है बेटा? फिजिकल, मेंटल और सोशल। इससे क्वेश्चन बनता है विच एक्सपेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेल्थ, या फिर अकॉर्डिंग टू WHO कि ऐसा कौन सा एक्सपेक्ट है हेल्थ का जो WHO को अकॉर्डिंग हेल्थ में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो बेटे स्पिरिचुअल वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये 3 इंक्लूडेड है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छी हेल्थ किस चीजों पर डिपेंड कर सकती है? जेनेटिक कंडीशन पे डिपेंड कर सकती है बेटा, एनवायरमेंट पे डिपेंड कर सकती है और लाइफस्टाइल हैबिट पर डिपेंड कर सकती है। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखो आप। सबसे पहला डिसीजेस। ठीक है, व्हाट आर डिसीजेस? डिसीजेस किन्हें कहते हैं बेटा? सबसे पहले देखो डिसीजेस, डिसीजेस क्या है? डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी या माइंड। देखो हमारी बॉडी है जो अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका काम डाइजेशन ऑफ फूड है। रेस्पिरेटरी क्या सिस्टम है जिसका काम क्या है बेटा? रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी गैसेस के एक्सचेंज करवाता है हमारे लंग्स के अंदर और पूरी बॉडी में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम का काम क्या है? रेगुलेशन का काम है बेटे। स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है बेटे? प्रोटेक्शन करना, मोबिलिटी प्रोवाइड करना, ये काम है। यूरिनरी सिस्टम का क्या काम है? हमारे ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना काम है। हर सिस्टम के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? डिसीज। डिसीज क्या बोला गया है? जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग ना करे। नॉर्मल फंक्शनिंग ना करे, जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती थी, जो भी सिस्टम्स काम करते थे, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे जैसा काम करते थे तो उसको क्या बोला जाएगा? डिसीज। या फिर जैसे हमारा माइंड पहले वर्क करता था वैसे ना करे। उसके बाद आती है बेटे इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज वो होती है जब बेटा जो किसके द्वारा की जाए? पैथोजेंस के द्वारा। पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा? पैथोजेंस होते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जिन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो फिर पैथोजेंस जो होते हैं ना बेटा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन नहीं होते, लेकिन पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि बेटे ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं बेटा उनको क्या कहते हैं? हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, और जो पैथोजेंस जब डिसीज कॉज करेंगे वो कैसी होगी बेटे? कम्युनिकेबल हो सकती है। नेक्स्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि बेटा जो डिसीज इन्फेक्शियस नहीं है। अब कौन सी डिसीजेस इन्फेक्शियस नहीं होती? जो बेटा पैथोजेंस के द्वारा ना हो। ठीक है, जो किसके द्वारा हो? किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई है, कोई क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो गया हो। ठीक है, उसके बाद डाइटरी की वजह से, कि डाइटरी डिकमेंडेशन की वजह से, या फिर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ए की डेफिशिएंसी है। चलो ए की डेफिशिएंसी से जैसे फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आईज के डिसऑर्डर आएंगे। ऐसी कैल्शियम की कमी से बेटा क्या है? बोन्स में दिक्कत आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो इसका मतलब बेटे सीधा सीधा है कि डाइटरी की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। अगला है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनिंग में दिक्कत आए, किसी सिस्टम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, डैमेज के कारण हो जाए ऐसा। ठीक है,
ये थे बेटे आपके कुछ की पॉइंट्स। ऊपर एक और चीज याद रखना बेटा, जो अच्छी हेल्थ होती है, गुड हेल्थ होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? जेनेटिक कंडीशन पे, कि जेनेटिक कंडीशन है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इन्वायरमेंट पे निर्भर करती है कि इन्वायरमेंट कैसा है, और लाइफस्टाइल हैबिट्स पे, कि आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी है। अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स है तो आप हेल्दी होगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप बचोगे डिसीजेस से। जितनी आपकी पुअर लाइफस्टाइल होगा उतना क्या होगा बेटे, जितना आपका बेकार लाइफस्टाइल होगा बेटा, जब आप अच्छा हेल्दी नहीं खाओगे, ठीक है, आप अच्छे न्यूट्रिशन नहीं इंटेक करोगे, उसकी वजह से क्या हो सकता है बेटे, डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकती है बेटा, डिसीज कॉज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात है बेटा, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स की जगह हमें पहले ही बात करते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी। ठीक है, जो इम्यूनिटी क्या होती है, बॉडी की बेटा, अगर मैं सिंपल बोलूं, प्रतिरोधक क्षमता, या फिर बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडी या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कि जो बॉडी की एबिलिटी होती है कि जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी एंटर करेगी या कोई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, तो जब हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी, वो कैपेबिलिटी क्या कहलाती है बेटा, वो कैपेबिलिटी कहलाती है इम्यूनिटी। ठीक है, क्या कहलाती है वो बेटा, इम्यूनिटी। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी बेटा यहाँ दो टाइप में क्लासीफाई कर रखी है, एक है इन्नेट और एक है बेटा एक्वायर्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड, और होती क्या है, क्या मतलब होता है इनका, वो देखते हैं। चलो, का एक है इन्नेट और एक है एक्वायर्ड, इन्नेट और एक्वायर्ड। तो व्हाट डज इन्नेट मींस, तो इन्नेट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो, जिस तरीके की इम्यूनिटी को लेकर के बच्चा पैदा होता है, या बाय बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, ठीक है, वो होती है बेटा इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, जो इम्यूनिटी पैदा होने के बाद से लेकर के जब तक बच्चा सर्वाइव करता है, या फिर बेटे जब तक बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, ठीक है, डेथ नहीं होती, जब तक जो इम्यूनिटी बेटे डेवलप करता है, वो होती है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ बेटे जो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, इननेट। आफ्टर बर्थ जो डेवलप करता है बेटे डिसीज होने के बाद, वैक्सीनेशन से, वो कौन सी होती है, एक्वायर्ड। अब इननेट और एक्वायर्ड बेटे ध्यान से सुनना, ठीक है। इननेट कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक। अब इधर देखो दो वर्ड लिखे, एक लिखा है बेटा नॉन स्पेसिफिक और एक लिखा है स्पेसिफिक। इनका मीनिंग क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का मतलब होता है बेटे, जैसे नॉन स्पेसिफिक मतलब इननेट इम्यूनिटी किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। इननेट इम्यूनिटी ये नहीं बोलेगी कि ये बैक्टीरिया है, इससे तो मैं फाइट करूंगी, लेकिन ये जो वायरस है इसको मैं एंट्री करने दूंगी बॉडी में, नहीं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि जो भी फॉरेन बॉडी होगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ये इम्यूनिटी उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये इम्यूनिटी क्या कहलाती है, नॉन स्पेसिफिक कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेसिफिक वो होती है जो किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आया, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, कोई वायरस आया है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इननेट की बात करते हैं, ठीक है, आप ये चार्ट देखो और बेटे इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से बेटे पढ़ना, इसको लर्न करना बेटे, एग्जाम में आपके बहुत मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहला प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटे, बर्थ से प्रेजेंट होती है, मैं यहाँ बताया था पहले बेटा, बाय बर्थ। उसके बाद नो मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या है बेटा, ठीक है, चलो मेमोरी में ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी जो बेटे, हमारी बॉडी के अंदर जो बेटे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं ना, उनके पास मेमोरी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, देखो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, कोई बच्चा था बेटा छोटा, वो मान लो पार्क में खेल रहा था, और खेलते खेलते जब उसके हाथ मिट्टी से सन गए थे बेटा, तो उसने वो हाथ अच्छे से क्लीन नहीं किया और उसने कुछ खाना खा लिया उससे, हाथों से, गंदे हाथों से, जिससे क्या हुआ कि उसके माउथ के जरिए इन फूड के साथ साथ वो सारे के सारे जो भी उसके हाथ में जर्म्स थे वो भी बॉडी में चले गए। ठीक है, अब मान लो कोई स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया उसकी बॉडी में गया, तो वो बच्चा बीमार हुआ बेटा। जब वो बच्चा बीमार हुआ तो हमारी इम्यूनिटी में पहली बार, जो वो छोटा बच्चा था पहली बार बीमार हुआ होगा वो, तो पहली बार जब वो बीमार हुआ तो उसकी बॉडी में क्या है, उस बैक्टीरिया से या उस फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडी बनी। अब एंटीबॉडी बनी, कुछ एंटीबॉडी सक्सेस नहीं हो पाई, और एंटीबॉडी बनी, अलग अलग टाइप की बनी। लेकिन मान लो एक टाइम ऐसा था ट्रायल एंड एरर के बाद कि एक बार जो है एंटीबॉडी सक्सेस हो गई उस बैक्टीरिया या उस फॉरेन बॉडी को किल करने में, मारने में। ठीक है, अब होता क्या है कि जो एंटीबॉडी सक्सेस हुई है ना, उसके रिगार्डिंग क्या है, मेमोरी सेल रिमेंबर, यानी कि एक मेमोरी बना देते हैं सेल्स में कि भैया अगर अगली बार अगर ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा दिखने वाला फॉरेन बॉडी आएगी तो उसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडी बनानी है जिससे ये मारा जा सके। ठीक है, तो हमारी बॉडी से याद रखती है। जैसे चलो ये पता है क्या है, मैं एक और अच्छे और तरीके से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है पोलियो ड्रॉप्स के बारे में, ठीक है, पोलियो कोई बेटे क्या है, कोई पोलियो कोई दवाई नहीं है, पोलियो एक तरीके की वैक्सीन है। पोलियो के अंदर क्या होता है, जो पोलियो वायरस होता है ना बेटा, वो बहुत ही वीकेंड फॉर्म में, बहुत ही वीक फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि डेड फॉर्म में बच्चों को क्या है बेटा, बच्चों को इनोकुलेट, बच्चों की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही बच्चों की बॉडी में पोलियो का वायरस जाता है तो बच्चे की बॉडी रिस्पॉन्स देती है, बच्चे की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है, बच्चे की इम्यूनिटी ट्राई करती है उस वायरस को किल करने की, क्लीन करने, अपनी बॉडी से हटाने की उसको। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस दौरान बच्चा क्या करता है, पहली बार सक्सेसफुल होता है जब वो इस वायरस से लड़ पाता है।
और जब वो पहली बार सक्सेस हो जाता है तो उस वायरस के खिलाफ मेमोरी डेवलप हो जाती है, मेमोरी सेल्स। अब होगा क्या, अगली बार कभी पोलियो वायरस आएगा तो हमारी बॉडी टाइम नहीं लगाएगी, तुरंत वो एंटीबॉडी बनाएगी जिससे उस वायरस को मारा गया था। तो ये मैं कह सकता हूं कि अब हमारी बॉडी क्या है, इम्यून हो चुकी है, अब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है उस चीज से, ठीक है। तो नो मेमोरी, इननेट के पास कोई मेमोरी नहीं होती बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई कभी पहले बीमार हुए थे तो इननेट इम्यूनिटी अगली बार उसका पहचान लेगी, नहीं बेटा, ये कोई मेमोरी नहीं होती। इननेट इम्यूनिटी कैसा रिस्पांस प्रोड्यूस करती है बेटा, रैपिड रिस्पांस, बहुत तेजी से रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। इननेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स की बात करते हैं। इननेट इम्यूनिटी के अंदर क्या आते हैं, बैरियर्स आते हैं बेटा। बैरियर्स कैसे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन और म्यूकस। देखिए हमारी जो स्किन है बेटा, हमारी जो स्किन है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। उसकी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसकी भी बेटे अलग अलग लेयर होती है 5। उनमें से जो सबसे आउटर मोस्ट है स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो बेटे किनसे बनी हुई है, वो बनी हुई है डेड सेल से, यानी सेल्स ऐसे जिनके ऊपर कैरेटीन की कवरिंग चढ़ी हुई है, कैरेटीन यानी डेड प्रोटीन की। तो ये सेल्स डेड सेल्स मान लो इन्हें, और ये सेल्स डेड सेल्स है तो ये किसी बैक्टीरिया वायरस से रिएक्ट करते नहीं है, और कोई बैक्टीरिया वायरस से रिएक्ट नहीं करते तो कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन से अंदर जा नहीं पाता। देखो यहाँ पे मान लो कितने भी जर्म्स हो हमारी बॉडी पे, भी वो हमारी बॉडी के स्किन पे तो होंगे लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है। स्किन एक बैरियर का काम कर रही है, क्या काम कर रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोक रही है हमारी बॉडी में जाने से। और इससे फायदा क्या होता है बेटे, इससे फायदा ये होता है कि वो बैक्टीरिया वायरसेस या फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे तो डिसीज कॉज नहीं कर पाएंगे। ये जो बैरियर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारी नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो भी हम सांस लेते हैं उस एयर को क्या करती है, फिल्टर करती है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है। उससे उससे भी तो होता है ना कि जो चुनिंदा जो भी बेटे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है या फॉरेन बॉडी है, वो म्यूकस क्या करता है, नोज में फिल्टर कर देता है, एयर को नहीं जाने देता, अपने साथ बाइंड कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को। तो ये बेटा बैरियर्स है, क्या ये बैरियर्स। इन बैरियर्स का क्या काम होता है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। दूसरी बात करें फैगोसाइट सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। ये सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं बेटा, एक प्रोसेस करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट सेल्स क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस का नाम होता है बेटा फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, एंगल्फिंग और swallowing वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा, उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन से तोड़ करके उसको एनगल्फ कर लेते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस कौन से सेल्स करते हैं बेटा, फैगोसाइट सेल्स करते हैं, ठीक है। जैसे WBC के भी बहुत सारे टाइप है जो फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं बेटा, ये भी फॉरेन बॉडीज को या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं बेटे, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। अगला इसका रिस्पॉन्स बात करें तो वो है फीवर और इन्फ्लामेशन। फीवर के अंदर क्या होता है बेटा, पहले तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। फीवर एक साइन है, ठीक है। फीवर के अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, पायोजेंस की वजह से, जिससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से जो भी फॉरेन बॉडी है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, उन्हें इनएडिक्वेट इन्वायरमेंट मिलता है जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते उस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो फीवर भी क्या है बेटे, इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्फ्लामेशन भी हमें इसी तरीके से इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं आसपास, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होता है जब सेल डेवलप हो जाते हैं। एलर्जी के केस में इन्फ्लामेशन होता है, ये भी हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और ये कौन सी इम्यूनिटी है बेटा, इननेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड कैसी होती है, स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज के लिए या स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। सबसे पहला डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, एक्सपोजर के बाद। मतलब पहले क्या है कि माइक्रोब से आप एक्सपोज होगे, फिर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है। दूसरा हैज मेमोरी लॉन्ग टर्म। मेमोरी लॉन्ग टर्म बेसिकली मतलब इनके पास क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं इनके पास। अगर इनके पास मेमोरी सेल्स है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिमेंबर रखते हैं लंबे समय तक कि अगर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस है, इसे इस तरीके से मारा गया था, तो अगली बार जब बॉडी में एंट्री करेगा तब ऐसे ही मारेंगे। वैक्सीन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ना बेटा, तो उसके अंदर मेमोरी सेल्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लो फर्स्ट रिस्पॉन्स। इनका पहला रिस्पॉन्स क्या है बेटा, स्लो है, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स स्लो क्यों होता है, क्योंकि पहले रिस्पॉन्स के दौरान जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब आया है तो हमारी बॉडी उसको उसके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनाती है। सक्सेस नहीं हो पाती है पहली बार में, तो ट्राई करती है। पहली बार इम्यूनिटी डेवलप होने में, एक्शन होने में बेटा समय लगता है। तो पहला रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा आता है इसका, स्लो आता है। बाद की बात करें तो बेटा इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स। बी सेल्स, टी सेल्स, ये किसके टाइप है, देखो बेटा WBC जो होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के टाइप में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट है जो बेटा टाइप, वो भी दो टाइप में होते हैं। एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और
टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, और टी लिम्फोसाइट होते हैं वो सेल मीडिएटेड होते हैं। सेल मीडिएटेड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बॉडी में एंटर करता है बेटा। कोई भी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। बैक्टीरिया जो आया हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो फॉरेन बॉडी है, उसको कैसे पहचाना जाए। तो उसके लिए हमारे ब्लड के अंदर कौन होते हैं बेटा, टी सेल्स। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स सर्कुलेट करते हैं, और जैसे ये फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो एचएलए, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजेंस, जैसे सेल की आइडेंटिटी, मान लो सेल की आइडेंटिटी को पहचानते हैं कि ये तो भाई हमारी बॉडी का सेल नहीं है, जिससे ये टी सेल्स सिग्नल भेजते हैं किसको, बी सेल्स के पास, कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है और इस टाइप का फॉरेन बॉडी है। तो बी सेल उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली टी सेल सेल मीडिएटेड का मतलब है सेल मीडिएटेड, यानी पहले ये क्या करते हैं, खुद पहचानते हैं फॉरेन बॉडी को, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ये है सेल मीडिएटेड। दूसरा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी टाइप होते हैं बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप में डिवाइड होती है, एक्टिव और पैसिव। ये आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार बेटा ये अच्छे से चार्ट देख लो, ठीक है। इसको दोबारा से रीड करो बेटा, 1 मिनट के अंदर, जल्दी करो। चलो बेटा हो गया ये वाला। चलो नेक्स्ट, ये बेटे क्या थे, इम्यूनिटी के टाइप, इननेट और एक्वायर्ड। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेटे इननेट, ठीक है। सबसे पहला क्या है बेटा, इननेट। इननेट क्या था बेटा, नॉन स्पेसिफिक था, ये हमने पढ़ा था। नॉन स्पेसिफिक मतलब, नॉन स्पेसिफिक यानी कि ये सारे बेटे फॉरेन बॉडीज के लिए, सारे बेटे बैक्टीरिया वायरस सबको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये किसी चुनिंदा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है बेटा, इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इननेट इम्यूनिटी कब से प्रेजेंट होती है, बर्थ से ही, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब सारे के सारे बेटे आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है। प्रोवाइड करती है इमीडिएट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या पढ़ा था हमने, रैपिड था, ये पढ़ा था। नेक्स्ट, इट कैन बी इंक्लूड 4 टाइप ऑफ बैरियर, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी 4 टाइप के बैरियर बनाती है। कितने टाइप के बैरियर बनाती है बेटा, 4। कौन कौन से बैरियर बनाती है, सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर। मतलब हमारी बॉडी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, जो हमारी बॉडी का, वो स्ट्रक्चर ही क्या फॉर्म कर रहा है, बैरियर बना दे रहा है, ठीक है। जैसे कि स्किन हमारी बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी, सीलिया ये भी, ठीक है। सीलिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बेटा, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों जो मेम्ब्रेन है बेटा, स्किन हमारी ऑल ओवर द बॉडी, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे नोज वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होती है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये बेटा एक बैरियर फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से, जैसे स्किन है, मान लो स्किन क्या कर रहा था, एक बैरियर बना रहा था, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, स्किन के ऊपर तो था लेकिन बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा। क्यों, ये डेड सेल से बना हुआ एक बैरियर फॉर्म कर रहा है। ऐसे म्यूकस प्रोड्यूस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से वो क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है। तो उसके अंदर जो डस्ट होता है एयर के अंदर, वो तो ट्रैप हो जाता है, बाकी एयर कहां चली जाती है, चली जाती है आर पार। ले आगे क्या मैकेनिज्म होता है इनका, मैकेनिज्म होता है ब्लॉक पैथोजन एंट्री, कि जो पैथोजन है वो एंट्री करने वाले उनको क्या कर दिया जाता है बेटे, ब्लॉक कर दिया जाता है इस बैरियर के द्वारा। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल की, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी जो अब हमारी बॉडी जो फंक्शनिंग करती है ना, उसकी फंक्शनिंग की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है हमें। कैसे, हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक क्या करता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है बेटा। गैस्ट्रिक जूस यानी कि एक तरीके से एसिडिक HCl प्रोड्यूस करता है। देखो इधर, स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है HCl। अब मान लो हमने खाना खाया, खाने के अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म था। जब हमने खाना खाया तो खाना जब स्टमक में जाएगा बेटा, और स्टमक क्या है, फूड का रिजर्वायर है, खाना वहां पे 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। तो जब उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड यानी कि जब HCl मिक्स होगा खाने के अंदर, उसको एसिडिफाई करेगा, तब उसके अंदर उस माइक्रोब्स को वो किल भी कर देगा। तो इससे हमें क्या होगा, इससे वो माइक्रोब्स बेटे किल हो जाएगा, ताकि अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड नहीं कर पाएगा जब खाना इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फीवर। फीवर भी क्या था बेटे, साइन। फीवर में क्या होता है, फीवर भी हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर ही तो है। फीवर भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है फीवर के अंदर, और जिससे क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स है उन्हें एडिक्वेट एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जिससे वो अपनी क्या बढ़ सके बेटा, ग्रोथ कर सके और अपना नंबर बढ़ा सके। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है बेटा, मैकेनिज्म। चलो एक और था बेटा, वो था सलाइवा। सलाइवा, जब हम खाना खाते हैं सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा के अंदर बेटे कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे एक एंजाइम का नाम मैं बताता हूं आपको, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं बेटा, लाइसोजाइम्स, बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं।
और ये क्या काम करते हैं बेटा, मैकेनिज्म क्या है इनका, मैकेनिज्म है क्रिएट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। क्रिएट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर टाइप। सेलुलर बैरियर मतलब अब जो बेटा इम्यूनिटी वाला बैरियर फॉर्म करेंगे वो कौन फॉर्म करेंगे, सेल्स। कौन से सेल्स करेंगे, ये हमने बेटे ऊपर चार्ट में देखा था, कौन से सेल्स, फैगोसाइट्स, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के कौन से टाइप है जो फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, और साथ ही साथ मैक्रोफेजिक सेल्स। मैक्रोफेजिक सेल्स क्या काम करते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या काम करते हैं, ये डिस्ट्रॉय पैथोजेंस और एनगल्फ। यहाँ पे बेटे एनगल्फ प्रॉपर नहीं लिखा, आगे लिख लेना। डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को और एनगल्फ कर लेते हैं पैथोजेंस को। डिस्ट्रॉय करके क्या कर लेते हैं बेटा, एनगल्फ कर लेते हैं पैथोजेंस को। उसके बाद की बात करें तो बेटा क्या है, साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस जो होते हैं बेटा वो एक तरीके से आप बोल लो केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, ठीक है, सेल्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स। इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। देखो सबसे पहले मान लो कोई वायरस आया था, उसने एक सेल को इन्फेक्ट करा, ठीक है। कोई वायरस आया था, एक सेल था, इसके अंदर वायरस आया और वायरस ने क्या करा, सेल को इन्फेक्ट करा। तो अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल, ये इन्फेक्टेड सेल्स क्या रिलीज करेगा बेटा, ये इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करेगा इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे बेटा, इंटरफेरॉन्स ये जाएंगे हेल्दी सेल के पास, जो एक हेल्दी सेल होगा बेटा, ठीक है। इस हेल्दी सेल को जाएंगे, ये क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे प्रोटीन की कवरिंग बनाने के लिए, ताकि ये जो हेल्दी सेल है, जिस वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट करा था, वो आकर के इस सेल्स को हार्म ना कर पाए। इंटरफेरॉन्स का क्या ये काम है बेटा, इस तरीके से केमिकल एक्ट करता है। इंटरल्यूकिन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है। ये क्या बताता है बेटा, हमारे जो बी सेल्स है, एंटीबॉडीज जो बनाते हैं, और मैक्रोफेजिक सेल्स है, इनको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाए, ठीक है, और उसे फैगोसाइट किया जाए। ये क्या करते हैं, सिग्नल अदर इम्यून सेल्स, ये सिग्नल देने का काम, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, बेसिकली केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है। चलो ये थी बेटे हमारी इम्यूनिटी, कौन सी, इननेट। एक बार ये चार्ट देखो, फिर हम अगला देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखो एक बार इस मिनट। चलो बेटा देख लिया, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। चलो ये देखो बेटा, ये ठीक है, आज हम ये पूरा करते हैं टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक। कैसी होती है बेटा, स्पेसिफिक। और साथ ही साथ कैसी होती है बेटा, एडेप्टिव होती है। कैसी होती है, एडेप्टिव। ये एडेप्ट करती है कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या बताया था बेटा, स्पेसिफिक का मतलब ये बताया था कि जो स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज या बैक्टीरिया वायरस उनके खिलाफ अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटे कब डेवलप होती है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का लाइफ टाइम है बेटे, यानी कि बर्थ के बाद जब तक वो जिंदा है बेटा, लाइफ टाइम, तब तक उसकी जो इम्यूनिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक्वायर्ड। लेकिन बर्थ से पहले, बाय बर्थ, जब बच्चा बेटा पैदा होता है तो जो इम्यूनिटी पहले से होती है बाय बर्थ वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बाद में डेवलप होती है। आगे बात करें, इट हैज मेमोरी।
मेमोरी का मतलब क्या है बेटा कि इसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, तो ये याद रखते हैं कि पहले जो प्रीवियसली जो भी ऑर्गेनिज्म आया था उसको किस तरीके से मारा गया था। ऑन सेकंड एक्सपोजर द रिस्पॉन्स इज फास्टर। देखो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमने क्या पढ़ा था एक्वायर्ड के अंदर, वो स्लो था, लेकिन क्या है जब मेमोरी सेल डेवलप हो गया, अब तो हमें पता है ना पहले से कि भैया अगर पोलियो का वायरस आएगा तो इस तरीके से हमें ये वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनानी है और उसे किल करना है। तो क्या होगा इसके अंदर कि जो सेकंड एक्सपोजर होगा उसके दौरान जो हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होगा, एंटीबॉडी जो बनेगी उसके खिलाफ बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स होगा, फास्टर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है आगे बात करें तो ये किसको इन्वॉल्व करते हैं बेटा, ये इन्वॉल्व करते हैं लिम्फोसाइट्स को। किसको इन्वॉल्व करते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है बेटा, एक ग्रैनुलोसाइट का। और लिम्फोसाइट्स के जो ये बी सेल्स और टी सेल्स, कौन से लिम्फोसाइट्स को, बी सेल्स और टी सेल्स को। ठीक है चलो आगे बात करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स के कुछ फीचर्स के बारे में बात करनी है। अब देखो इधर फीचर्स, सबसे पहला बी सेल्स और टी सेल्स। जो बी सेल्स है बेटा वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो टी सेल्स है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बेटा, टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और व्हाट डज इट मींस, ठीक है सबसे पहला फीचर्स मीडिएटर की बात करें, ठीक है मीडिएटर यानी कि एक्शन कौन लेता है इनके अंदर से, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो बी सेल्स है वो कैसे एक्शन लेते हैं, वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी सेल्स क्या बनाती है बेटा, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जो इसका मीडिएटर है बेटा टी सेल्स का, वो कौन है, खुद टी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है टी लिम्फोसाइट्स में भी कौन सा बेटा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देखो इसका मतलब क्या है, बी सेल्स का एक ही काम है एंटीबॉडी बनाना, जबकि टी सेल्स का क्या मीडिएटर है, क्या रिस्पॉन्स है बेटा, टी सेल्स क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। टी सेल्स खुद एक्शन करते हैं, खुद जाते हैं बेटा और खुद आइडेंटिफाई करते हैं फॉरेन बॉडीज को या फिर बॉडी के अंदर आए हुए पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को। साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो बी सेल्स जो है एक्शन कहां पे करते हैं, कहां होते हैं, ब्लड और लिम्फ के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ठीक है स्पेसिस के अंदर, सेल्स के बाहर। जबकि जो टी सेल्स है वो कहां होते हैं बेटा, इनसाइड द सेल्स, वहां रिस्पांस होता है इनका। नेक्स्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अंदर, किसके अगेंस्ट इफेक्ट होते हैं इफेक्टिव, बैक्टीरिया या एक्स्ट्रा सेल्स या फिर जो फॉरेन बॉडीज आ रही है या फिर वायरसेस, इनके अगेंस्ट क्या होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बेटा बी सेल्स। जबकि टी सेल्स की बात करें, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, फंगाई, कैंसर, इनसे ज्यादा बेटे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है जो टी सेल्स होते हैं इनके अगेंस्ट ज्यादा इन्फेक्टिव होते हैं और जो बी सेल्स होते हैं वो बेटा बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा सेल या फिर वायरसेस के अगेंस्ट। मेमोरी सेल्स की बात करें तो दोनों के पास मेमोरी सेल्स होती है, मेमोरी बी सेल्स भी होती है, मेमोरी टी सेल्स भी होती है। दोनों बेटा अपना फर्स्ट रिस्पांस याद रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेकंड रिस्पांस उतना ही फास्ट होता है। आगे बात करें की मॉलिक्यूल्स की, तो जो बी सेल्स थे बेटा वो एंटीबॉडी बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, बी सेल्स, यस बी सेल्स वाज मेकिंग एंटीबॉडीज। अगर बी सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे थे तो कौन कौन से एंटीबॉडीज बनाते हैं बेटा, आईजीजी, ठीक है आईजीजी ए एम डी ई। ये जो आईजी है, आईजी का मीनिंग क्या होता है बेटा, सुनो मैं पूरा लिख देता हूं। ये जो आईजीजी है, मान लो आईजीजी में जो आईजी लगा हुआ है, आईजी का मीनिंग होता है बेटा इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और उसके बाद जो जी है बेटा ये टाइप है। अब देखो और इसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, इन्हीं को हम एंटीबॉडीज कहते हैं बेटा। अब कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाई है बेटा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। याद करने के लिए चलो ये ट्रिक याद रख लेना, गेम्ड, GAMED, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ठीक है हो गया। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा बहुत स्पेसिफिक की बात करता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आईजीजी है ना, वो ऐसी एंटीबॉडीज है बेटा, ऐसे इम्यूनोग्लोबिन से जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस प्लेसेंटा। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है बेटा तो जो प्लेसेंटा का बैरियर है ना, ये आईजीजी उसे क्रॉस कर देते हैं। और जो आईजीए एंटीबॉडीज है वो कहां प्रेजेंट होती है बेटा, ऑल बॉडी सिक्रीशंस। जो बॉडी की सिक्रीशंस होती है ना, फॉर एग्जांपल स्वेट हो गया, ठीक है यूरिन हो गया, टीयर्स हो गए, जो बॉडी की सिक्रीशंस होती है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। और जो एम होती है बेटा, एम सबसे फर्स्ट प्राइमरी रिस्पांस देने आती है लेकिन एक्चुअली फाइट नहीं करती। एम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है पेंटोमेरिक स्ट्रक्चर। जो आईडी होती है वो रेयर होती है बेटा, ठीक है सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। और आईजी होती है बेटा, आईजी याद रखना किसमें इन्वॉल्व होती है, एलर्जिक रिस्पांस में। जब भी कोई एलर्जन एंटर करता है हमारी बॉडी में तो जो एलर्जिक रिस्पांस आता है ना, तो उसके अंदर बेटा कौन इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है आईजीई इन्वॉल्व होती है। ठीक है कौन इन्वॉल्व होती है बेटा, आईजीई इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एग्जाम्पल थे बेटे की मॉलिक्यूल्स थे किसके, टी सेल्स के, वो क्या थे, परफोरिन्स और साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस को इंटरल्यूकिन्स 2 भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, सिग्नल देने का काम करते हैं। ये बी सेल्स को या बाकी फैगोसाइट सेल्स को बताते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी आई है, कोई इंफेक्शन आ गया है, उसके खिलाफ एक्ट किया जाए। ठीक है आपको ये नीचे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर किसका है बेटे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स जिन्हें कहा जाता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बेटे, वाई शेप का होता है। किस शेप का होता है, वाई शेप का होता है।
इसके अंदर बेटे दो रीजन होते हैं, जो ऊपर वाला रीजन दिख रहा है आपको एफएबी एंटीजन, ये बेटे क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ऊपर क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है बेटे, हिंज रीजन है, जो इन दोनों को जोड़ता है वाई वाले शेप को। ठीक है, ये दो चेन से मिलकर के बनता है, जो ये वाई शेप है ना, दो चेन से मिलकर के बना है, हैवी चेन जिन्हें एच चेन भी बोलते हैं, और लाइट चेन जिन्हें एल चेन भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट चेन और हैवी चेन दो चेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बाहर वाला जो है बेटा वो है लाइट चेन, जो अंदर वाला डार्क कलर है वो है बेटा हैवी चेन। हैवी चेन और लाइट चेन दो चेन से मिलकर बना है, और इसको क्लियरली बेटे हम डायग्राम को स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला टॉपिक है बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ये किसका टाइप है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसका टाइप है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में बेटे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बेटा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक्टिव और पैसिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन पैथोजन और डिसीजेस की, कौन कुछ कॉमन पैथोजन कौन कौन सी बीमारियां होती है। फिर मलेरिया के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा बेटा, मलेरिया साइकिल के बारे में, फिर एड्स के बारे में, फिर कुछ डिसीजेस हैं जैसे कैंसर, एड्स, इन सब के बारे में हमें रीड आउट करना है। ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट बेटे आज के लिए, थैंक यू।